मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है तेजस्वी शर्मा। तेजस्वी शर्मा के बारे में आपको आज बहुत कुछ मिलेगा, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हालांकि तेजस्वी शर्मा मेरे स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन मैं खुद इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ और बहुत एनर्जी मिलती है। मतलब जीवन में कुछ करने का जो एक ऊर्जा मिलती है ना, वो तेजस्वी के नाम में ही समाहित है। मुझे वास्तव में ऊर्जावान बनाते हैं तेजस्वी। तो आज मैं आपकी तेजस्वी से मुलाकात कराऊंगा और इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। आप प्लीज, मैं आपसे बोलूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट। और आज इंटरनेशनल योगा डे है जिसकी थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो योगा के जो प्रभाव हैं, जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बारे में हम सब लोग जानते भी हैं और मानते भी हैं। लेकिन योगा का एक जो चमत्कार है, मैं कहूँगी कि बिल्कुल चमत्कार ही समझ लीजिए, उसका जीता जागता उदाहरण तेजस्वी शर्मा हैं। तेजस्वी कुमार शर्मा, इनकी जो लाइफ है, उनका जो जीवन संघर्ष है, वो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। और हमें आपको पता चलेगा कि योगा का भी कितना इफेक्ट रहा है इनकी लाइफ में। हम योगा के बारे में भी बात करेंगे, उनके जीवन काल के बारे में बात करेंगे, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया है, ये जो भी उन्होंने गेन किया है वो कैसे किया, ये सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और आप देखो कि जब वो पैदा हुए थे, जब वो 9 महीने के हुए, तो उनके माता पिता ने जब पता करा कि उन्हें पोलियो है और वो थोड़ा सा डिफरेंट है सब बच्चों से, तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ होगा। जाहिर सी बात है, सब पेरेंट्स को होता है। लेकिन आज के इस जो दौर में उनका जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है जब वो उन्हें देखते हैं, उन्हें compete करते हुए देखते हैं नॉर्मल लोगों के साथ। मतलब, और सिर्फ compete करते हुए नहीं, उन्होंने कई बार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप में। और आज वो एडवोकेट तो है ही, उसके साथ साथ, अगर मैं कुछ गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा, ये जो नेशनल यूथ स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इससे एफिलिएटेड है, पैरा योगासना स्पोर्ट्स, उसके जॉइंट डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, तो मतलब इतना सब कुछ इन्होंने इतनी कम एज में अटेन कर लिया। आइए देखते हैं योगा और तेजस्वी की लाइफ के बारे में जानते हैं। ठीक है, वेलकम तेजस्वी, प्लीज़ आप बताइए अब। ये देखिए तेजस्वी के कितने मतलब इफ़ेक्टिव मूव्स होते हैं योगा के। योगा को मैं भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अपनी लाइफ में। तो आइए तेजस्वी से जानते हैं योगा के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। प्लीज़ तेजस्वी आइए, बताइए। कि योग क्या है। योग जो है आत्मा से परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। योगा कर्म सुकौशलम, कार्य में कुशलता ही योग है। अपने मन और शरीर में संतुलन बनाने को योग कहते हैं। ऐसी परिभाषाएं आपको योग में बहुत सारी मिलेंगी। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के बारे में अनेकों बातें हमें बताई हैं, और आज ऐसा समय है कि योग के महत्व को पूरा विश्व मानता है, उसको समझता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि योग की शुरुआत आखिर हुई कैसे। कहते हैं कि योग की शुरुआत हमारी आदि योगी भगवान शंकर के माध्यम से हुई, और उन्होंने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया, और ये सप्त ऋषियों ने जो है पूरे विश्व में योग को फैलाने का कार्य किया। और इसी प्रकार से योग जो है पूरे विश्व में उस समय में, उस काल में पहुंचा। और उसका जो सबूत है, जो एविडेंस मैं कहूंगा, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है। लेकिन उसके ज्यादा साक्ष्य जो है हमें भारत में मिलते हैं, और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भारत से ही योग की उत्पत्ति हुई है। एक प्रसंग आता है शास्त्रों में कि देवता भगवान विष्णु के पास गए और जाकर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, शरीर में जो कमियां हैं या शरीर में जो है
प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्या है, उसके लिए तो औषधि है। लेकिन मन में जो विकार है, मन में जो काम क्रोध लोभ वश मोह है, उसके लिए तो कोई औषधि नहीं है। अगर शरीर में कोई चोट लग जाए तो उसका उपचार जो है औषधि के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन मन में कोई रोग हो जाए उसके लिए क्या उपचार है? तो भगवान विष्णु ने वहां पे योग के महत्व के बारे में बताया, और बताया कि किस तरीके से योग जो है काम क्रोध लोभ वश मोह ईर्ष्या ईगो जिसको हम कहते हैं उसको भी खत्म करता है। तो योग ना केवल आपके स्ट्रक्चर को बनाता है बल्कि आपके कैरेक्टर को भी बनाता है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और योग शास्त्रों में इतना बिखरा पड़ा था, इतना महत्व है योग का कि उसको एकजुट करने का जो कार्य है महर्षि पतंजलि ने किया, इनका नाम आप सभी ने सुना होगा। तो उन्होंने इसको जोड़ने का काम किया एंड ही कंबाइंड ऑल द सूत्रास ऑफ योगा। 195 सूत्रों में इसको उन्होंने कंबाइन कर दिया और ये सूत्र बन गए। तो इसी को योग सूत्र कहा जाता है, पतंजलि योग सूत्र। इस योग सूत्र को आप पढ़ेंगे तो इसमें योग क्या है और योग का लक्ष्य क्या है और योग से हमें क्या क्या सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं और अनेकों बातें आपको जानने को मिलेंगी। तो पतंजलि योग सूत्र को ही लोगों ने आगे चल के इसका व्याख्या किया, विवरण किया और इसके जो रहस्य हैं वो समाज तक रखे। और इसकी बात हर कोई समझता था, जानता था। और जो हमारे इससे पहले ऋषि मुनि जैसे स्वामी विवेकानंद थे, दयानंद सरस्वती थे और भी जाने इतने महान पुरुषों ने इसको प्रमोट करने का काम किया। और आज आधुनिक योग में बात करें, आज के समय में बात करें तो श्री श्री रविशंकर जी, जगजी वासुदेव जी, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, महर्षि महेश योगी जी क्योंकि अब नहीं रहे लेकिन उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी चल रही है। तो इन लोगों ने आज के आधुनिक काल में योग के महत्व को विश्व पटल पे रखा और योग के महत्व को दुनिया ने जाना। ऐसे ही एक योग पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता है 2014 में और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में 27 सितंबर 2014 को पूरे विश्व को बोला कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। और इस बात को 193 नेशंस ने जो है एक्सेप्ट किया और आज आप देख सकते हैं कि हम लोग आज इस उपलक्ष्य में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। तो योग दिवस मनाने का मित्रों सबसे बड़ा जो मकसद मोटिव है ये लोगों को जागरूक करना है, हमारी संस्कृति को लोगों के सामने रखना है। और योगा फॉर ह्यूमैनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये मानवता के लिए योग है, ये मानवता को बांटना है। क्योंकि योग किसी एक का नहीं है, योग किसी धर्म का नहीं है, ये योग सभी का है। क्यों? क्योंकि इससे सभी का लाभ होता है। और हमारा जो धर्म है वो ये कहता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी का हित हो सभी का सुख हो, वसुदेव कुटुंबकम, ये विश्व एक परिवार है। तो इसी को लेके हम चलते हैं और हमने पूरे विश्व को योग दिया और आज हम सब योग से जुड़कर इतना अच्छा महसूस करते हैं जब हमारा विश्व में नाम लिया जाता है कि इंडिया से योग आया है। दोस्तों जब योगा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में शामिल हुआ, उसके बाद आयुष मंत्रालय का गठन हुआ। आयुष मंत्रालय जो एक विभाग है ये आपको आयुर्वेदा, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी इसका फुल फॉर्म है और इसका 2014 में ही गठन हुआ। ये मंत्रालय पहले हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर में आता था, एक डिपार्टमेंट था, लेकिन इसको एक प्रॉपर मिनिस्ट्री बनाई गई और आयुष मंत्रालय ने इतना अच्छा वर्क किया है योग को प्रमोट करने के लिए और हमारी जो पद्धति है चिकित्सा है उसको प्रमोट करने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब बात आई कि योग में योग टीचर्स को कैसे बनाया जाए, इसके लिए आयुष मंत्रालय ने QCI नामक टेस्ट को लागू किया जिससे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो भाई बहन हैं या जो योगी हैं, साधक के ट्रेनर हैं, वो क्वालिफाइड टेस्ट का एग्जाम दे के इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे योग सिखा सकते हैं। क्योंकि योग इतना ब्रॉड है और ये तय करना कि इसका नॉलेज कितना सही है और इसका नॉलेज कितना नहीं है ये आसान नहीं था। तो इसको भी एक स्ट्रक्चर देने की जरूरत थी और ये QCI के माध्यम से किया गया। और जब योग में QCI का टेस्ट देते हैं तो आपके मार्किंग के हिसाब से आपको योगा टीचर, योगा ट्रेनर का जो है सर्टिफिकेट मिलता है। तो जब कभी आप योग की
किसी से सीखें तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप QCI क्वालिफाइड टीचर हैं। तो ये एक आयुष मंत्रालय की तरफ से अच्छा कदम था। उसके बाद आते हैं एक ऐसे विषय पे जो कि मेरा विषय है और जिसके लिए मैं जाना जाता हूं और जिसके लिए मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, योगासन। तो बात करते हैं योगासन की। देखिए, अष्टांग योग में आठ अंगों की बात की गई है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन उसमें एक जो अंग है आसन, उसका बड़ा प्रचलन है। कोई भी आसन करता है तो लोग समझते हैं देखो ये योग कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल आसन ही योग नहीं है, केवल प्राणायाम ही योग नहीं है, केवल ध्यान ही योग नहीं है। योग जो है ये 8 अंगों को मिला के योग बनता है। वो 8 अंग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग मिला के योग बनता है। लेकिन आसनों को चूज करने का क्या मकसद है, मैं इसके पीछे का आपको रहस्य बताता हूँ। 40 से 50 वर्षों से योगासन के क्षेत्र में कंपटीशन होते थे। कंपटीशन ऐसे कि मान लीजिए 10 लोगों को बोला गया कि आप चक्रासन कीजिए, तो उसमें से आप देख के बता सकते हैं इसने चक्रासन अच्छा किया, इसने नहीं किया है। आप हलासन कीजिए, तो आप उसमें से देख के बता सकते हैं इसका हलासन अच्छा, इसका हलासन अच्छा नहीं है। तो उससे क्या होता है, आप उसमें से एक बेस्ट व्यक्ति को निकालते हैं और उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की कैटेगरी में रखते हैं और उसको प्राइज देते हैं। तो इससे क्या होता है कि योग के प्रति और योगासनों के माध्यम से युवाओं में एक मोटिवेशन पैदा होता है और वो सिर्फ खेल खेल में जुड़ना चाहते हैं। तो इसकी मांग हमेशा से भारत सरकार की तरफ से रही, लोगों की भी रही कि भारत सरकार से कि हमें योगासन को जो है खेल के रूप में लेना चाहिए, इंडिजीनियस गेम के रूप में लेना चाहिए। तो 17 दिसंबर 2020 को आयुष मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने योगासन को जो है खेल की मान्यता दे दी। अब खेल की मान्यता मिलने के बाद जो है आप ये समझ लीजिए कि बच्चों के अंदर एक बीजारोपण है। बीजारोपण इन द सेंस कि वो खेल खेल में योग करेंगे, देश के लिए मेडल लेके आएंगे, योग में उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे और हमारी भारतीय संस्कृति और धरोहर को बचा कर रखेंगे। पहले क्या होता था कि लोग जो है एक एज ग्रुप के बाद योग करते थे, मतलब 40-50 के बाद, या कोई उनको बीमारी हो जाए, कोई समस्या हो जाए तो योग करते थे। लेकिन योगासन को खेल बनाने से बचपन से ही बच्चे इसमें योग में आ रहे हैं। तो 9 से 27 साल तक की कैटेगरी अभी तक बनाई गई है जो बच्चे इसमें खेल सकते हैं योगासन के क्षेत्र में। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कंपटीशन होता है और मुझे बताते वक्त ये आपको खुशी हो रही है कि योगासन को खेलो इंडिया में भी शामिल कर लिया गया है। कोई छात्र अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा होगा तो उनके लिए आप प्लीज ऐड कर लें कि पहले 20 योगा खेल थे खेलो इंडिया में, लेकिन 5 नए इंडिजिनियस गेम उसमें ऐड किए गए जिसमें से एक योगासन भी है। और मैं आपको बता दूं, पहले योगासन में ही मुझे एज ए जज के रूप में खेलो इंडिया में बुलाया गया था, जिसका कंपटीशन अभी 4, 5, 6 जून 2022 को पंचकुला हरियाणा में हुआ था। तो मैं जूरी मेंबर में था, जजेस के कमेटी में था और मैंने वहां पे जजमेंट किया। तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि थी। और आने वाले समय में जो भी योग में अपना भविष्य और फ्यूचर देखते हैं उन्हें भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और आने वाले समय में इसमें ओलंपिक की भी संभावना है। वहां जो NYSF योगासन स्पोर्ट फेडरेशन है उसको वो जो है ओलंपिक का एसोसिएट मेंबर भी बन चुका है। तो आप आने वाले समय में, लोग कहते थे कि योग करके क्या करोगे, ये तो बूढ़े लोग करते हैं, बाबा बनोगे क्या, सन्यासी बनोगे क्या, तमाम तरह की बातें होती थी। लेकिन आज योग इतना विशाल और इतना बड़ा और इतनी अपॉर्चुनिटी है कि मैं बता नहीं सकता आपको। लेटेस्ट एक न्यूज बताता हूँ, अभी एक हफ्ता पहले आया है कि C ग्रुप की नौकरियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जो व्यक्ति योगासन प्लेयर है और कुछ मेडल लेके आता है तो उसको C ग्रुप की नौकरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिलेगी, ऐसा जो है भारत सरकार ने अपने नोटिस में जारी कर दिया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो आप ओलंपिक में जाएंगे, आपको जॉब मिलेगा, आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। तो ये कहना कि योग इनके लिए है, उनके लिए है, अब वो समय चला गया है। आज विश्व पूरे योग को अपना रहा है और उसके महत्व को समझ रहा है। तो ये कुछ जानकारियां मैंने दी। लेकिन अब आते एक बहुत विशेष बात पे जिसके लिए मैंने संघर्ष किया और वो मेरा संघर्ष लगभग फलीभूत हुआ और उसका मुझे रिजल्ट भी मिला। जब मैं योगासन चैंपियनशिप में 2009 से पार्टिसिपेट किया करता था तो दिव्यांगों की कोई कैटेगरी नहीं थी। और जब मैं 9th क्लास में था, जब मैं योगा कॉम्पिटिशन में गया तो मैंने देखा यहाँ तो दिव्यांग कैटेगरी नहीं है। तो भाई मेरे को तो पोलियो है, 69% कमर के नीचे का मेरा हिस्सा जो है पोलियोग्रस्त है, मैं कैसे करूं।
के साथ पार्टिसिपेट करना पड़ा, मैंने किया। मुझे बहुत डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमिलेशन, ताने सुनने को मिले कि लंगड़ा है, अपाहिज है, कहाँ से चले आते हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे, इस तरह की तमाम चीजें सुनी। बट मेरे अंदर तो सिर्फ जुनून था, एक जज्बा था कि नहीं करना है भाई, योग तो सभी के लिए है, जो मौका दे रहा है ठीक है, नहीं दे रहा है कोई बात नहीं। तो मैं खेलता रहा, जिन जिन मंचों पे मुझे मौका मिला। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2011 में योगासन वर्ल्ड कप हुआ था दिल्ली के ताल कपर स्टेडियम में, और मैंने वहां पे गोल्ड मेडल लिया नॉर्मल लोगों के साथ कंपटीशन खेल के, सोचिए। और उसके बाद 2012 में मुझे हांगकांग जाने का मौका मिला, और वहां पे भी मैंने भारत के लिए इंटरनेशनल योगासन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया। और यहाँ पे एक विशेष बात बता दूं कि 2012 में ही मैं माननीय डॉक्टर हरीश भारद्वाज सर का स्टूडेंट था, उनके पास मैं केमिस्ट्री की क्लास लिया करता था। और जब इन्हें पता चला कि ये मेरा स्टूडेंट जो है ये मेडल लेके आया है हांगकांग से, तो इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने बोला तेजस्वी इधर आओ, आज से तुम्हारी आधी फीस माफ। मैंने कहा अच्छा, मैं तो बड़े खुश हो गया, मेरे पेरेंट्स भी बड़े खुश हो गए कि भाई वाह क्या बात है। और सर ने फीस माफ नहीं किया, इन्होंने फिजिक्स वाले जो टीचर थे उनसे भी मेरी फीस माफ करा दी। तो घर वाले भी बड़े खुश हुए कि चलो भाई बच्चे की उपलब्धि को सम्मान मिल रहा है, इनके टीचर ने इतना सपोर्ट किया। तो तब स्पेक्ट्रम नाम का इंस्टीट्यूट चलाते थे, तो हरीश सर के साथ में पढ़ा सकता था। तो ये जो प्रेम मुझे हरीश सर ने तब दिया था जब योग की इतनी पहचान नहीं थी, क्योंकि योग को ज्यादा इसको फेमस और पॉपुलरिटी 2014 के बाद मिली जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए। लेकिन देखिए माननीय हरीश सर जी ने मुझे तब इतना प्यार और सम्मान दिया, और योग को और भारतीय संस्कृति को तब सम्मान दिया जब इसको कोई जानता नहीं था, जब लोग मुझे धिक्कार दिया करते थे कि तुम दिव्यांग को क्या कर लोगे। उसके बाद मैंने 2014 में, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं शंघाई में गया और वहां पे भी इंटरनेशनल लेवल पे मैंने सिल्वर मेडल लिया। और 2015 में मैंने मोस्ट फ्लेक्सिबल हैंडीकैप योगा चैंपियन का जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। और सबसे विशेष बात मित्रों, एक टीवी शो आता था मतलब अभी भी आता है, इंडिया गॉट टैलेंट, और एक जो आता था वो था एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो उससे भी मुझे काफी सारे मौके मिले। लेकिन मेरे अंदर जो जुनून था, जज्बा था, वो यही था कि मुझे दिव्यांगों के लिए भी योगासन को खेल में लेके आना है, और मैं इसके लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता, इसको प्रमोट करने के लिए मैंने ऐसी ऐसी जगह परफॉर्म किया कि लोगों की नजरें बस पड़ जाएं और लोग जो है इसको मान्यता दे दें, मैं आपको बता भी नहीं सकता। बट मेरा वो संघर्ष पूरा हुआ जो 17 दिसंबर 2020 को माननीय आयुष मंत्रालय, खेल मंत्रालय ने जो है योगासन स्पोर्ट को मान्यता दे दी। और तो फिर मैं ठहरा वकील, मैंने कहा कि हमारा जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016, उसका सेक्शन 30 ये कहता है कि दैट स्टेट गवर्नमेंट और कंसर्न गवर्नमेंट विल इंश्योर द इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो मैंने कहा कि योगासन में अब दिव्यांगों के लिए भी कुछ होना चाहिए, और मैंने पत्र लिखे और मेरी बात बहुत आगे तक पहुंची। और नेशनल योगासन फेडरेशन, नेशनल योगासन स्पोर्ट फेडरेशन, जिसका जिक्र मैडम ने किया, वो एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार द्वारा स्पोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, और उनके सेक्रेटरी जनरल तक मेरी बात पहुंची, डॉक्टर जयदीप आर्य जी तक, और मैंने उनको ये सारा विषय बताया। वो बड़े खुश हुए और उन्होंने मुझे बोला कि क्यों नहीं करना चाहिए, जब पैरा ओलंपिक है और बाकी लोग भी चर्चा कर रहे हैं, तो दिव्यांगों को भी योग में तारीफ करने का मौका मिलना चाहिए। और मुझे इसमें ज्वाइंट डायरेक्टर का पैरा योगासन स्पोर्ट में पद दिया गया, ताकि मैं ड्राफ्टिंग कर सकूं ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ कि दिव्यांग कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो इस विषय में मैं लग गया और जुट गया, और हमने इसकी ड्राफ्टिंग करी, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसमें जो है दिव्यांगों का पहला स्टेट हो चुका है टनकपुर उत्तराखंड में, और आने वाले समय में इसमें दिव्यांगों को भी मौका मिलने वाला है। तो अभी तक मैंने आपको अपनी जर्नी के बारे में बताया, आयुष मंत्रालय के बारे में बताया, प्रधानमंत्री जी के बारे में बताया, योग की स्टार्टिंग कैसे हुई, बीच में अगर कनेक्शन चला गया था तो शायद अगर आप सुन भी नहीं पाए तो दोबारा भी रिपीट कर दिया था कि उसकी स्टार्टिंग कैसे और योग क्या है, इसके बारे में बताया। अब मैं थोड़ा सा इस विषय पे आ जाता हूँ कि योग क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। खैर इससे कोई अनजान नहीं है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप सब भी स्टूडेंट है, सब पढ़ रहे लिख रहे हैं। तो देखिए आज के समय में आपने देखा होगा कोविड में लोग कितना परेशान रहे, सब जिम बंद, घर बंद, सब कुछ बंद, मतलब चारों तरफ एक सुनसान सा माहौल था। वैसे में व्यक्ति तनाव और स्ट्रेस से जूझ रहा था, उस वक्त लोगों का योग ने साथ दिया है। तो आप घर बैठे इसको अभ्यास कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए हम पढ़ाई करते हैं, हम ज्यादा समय नहीं निकाल पाते एक्सरसाइज के लिए, लेकिन मात्र अगर आप आधा घंटा निकाल के योग और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं मित्रों,
तो आप यकीन मानिए आपका मस्तिष्क, आपका कंसंट्रेशन इतना बढ़िया रहेगा कि आप कोई सा भी एग्जाम हो, भरोसा मानिए आप मेरा, आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। और योग केवल आपको ये नहीं सिखाता कि फिट ही रहना है, योग आपको ये भी सिखाता है, इसमें और भी कैटेगरीज आती हैं, यम नियम, यम में बताया गया सत्य, अहिंसा, अतिग्रह, अस्त्य, ब्रह्मचर्य। तो झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, दूसरों से ईर्ष्या नहीं रखना है, चोरी नहीं करनी है। तो आपके अंदर ऐसी पॉजिटिविटी भी वो लेके आता है। और यकीन मानिए अगर आप योग का सही माध्यम में, सही तरीके से, सही गुरु के सानिध्य में अभ्यास करते हैं तो आप एक अच्छी लंबी स्वस्थ आयु तो जिएंगे ही जिएंगे, साथ में आप जीवन में वो सब कुछ पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं योगा कर्म तु कौशलम, चैप्टर 2 वर्स 50, कि कार्य में कुशलता ही योग है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मेरी नजर में वो हर व्यक्ति योगी है जो अपनी पढ़ाई के प्रति 100% देता है, अपनी ड्यूटी के प्रति 100% देता है, अपने कर्म के प्रति 100% देता है। ये भी एक योग ही है। लोगों को समझना पड़ेगा। लोग समझते हैं कि आसन प्राणायाम और इन चीजों को, ये भी एक योग ही है। ये सभी योग है। ये योग से ही संसार चल रहा है। हम पैदा होते हैं और मरने तक भी योग ही हमारे साथ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमारा शरीर तो रहता है लेकिन हमें कुछ पता नहीं होता। तो आप समाधि अवस्था में रहते हैं, मतलब आपका शरीर बॉडी स्ट्रक्चर बन चुका होता है लेकिन आपको दुनिया का कुछ ज्ञात नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। जब माँ से आप गर्भ से निकलते हैं तो भी योग स्टार्ट होता है। रेचक पूरक कुंभक, सांस लेना सांस छोड़ना जिसे आप प्राणायाम कहते हैं, तो सांस निरंतर चलता रहता है। और जिस दिन ये सांस बंद हो जाती है तो उस दिन आप 100 आसन में लेट जाते हैं। तो देखिए गर्भ से लेके पूरा हमारा जो लाइफ है और मरने तक भी योग जो है हमारे साथ है। और अगर योग को सही मायने में अपने जीवन में उतार लिया जाए तो मैं क्या बताऊं, आप आनंदित, प्रफुल्लित, अपने आप को खुश महसूस करेंगे। और ये जो आजकल की समस्याएं आ रही है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी और तमाम तरह की चीजें, इसको आप दूर कर सकते हैं। इसी को लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं कि कम से कम इनके माध्यम से तो लोग जाने। तो अगर आज इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन आपने मुझसे कुछ सीखा और अगर आप मुझसे थोड़ा बहुत भी प्रेरित हुए हैं तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आज आप ये ठाने, अगर योग करते हैं तो जीवन भर करेंगे और योग नहीं करते तो आज इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन जो है हम ये संकल्प लेते हैं कि हम योग स्टार्ट करेंगे और आधा घंटा अपने शरीर के लिए हम निकालेंगे ताकि आप स्वस्थ और मस्त रह सकें। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, योग का मतलब केवल आसन नहीं है, आपका खान पान भी, आपका रूटीन भी योग के अनुकूल होना चाहिए, तभी इसका बेनिफिट हो जाएगा। कहने का मतलब है 3 प्रकार के भोजन होते हैं, सात्विक, रासिक और तामसिक। तो सात्विक भोजन जैसे दूध, दही, खीर, इस तरह का भोजन आप करेंगे तो आपके विचार भी वैसे होंगे। अगर आप तीखा, मसाला, चटपटा, अचार ये खाएंगे तो फिर विचार भी आपके वैसे होंगे। और आप मांस, मदिरा, गांजा, सिगड़ी, सिगरेट ये सब भी पिएंगे तो फिर आपके विचार फिर वैसे होंगे। तो हमें सात्विक भोजन करना है, सात्विक विचार रखने हैं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, हमें अपने कर्म के प्रति, अपने गोल के प्रति फोकस रखना है। तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा विचार कैसा होना चाहिए और हमारा आहार कैसा होना चाहिए, ये भी हमें योग बताता है। और ये सब योग में लिखा हुआ है। जब मैं योग की पढ़ाई कर रहा था श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से, तो वहां पे हमें श्रीमद् भगवत गीता और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी भी पढ़ाई गई है कि कौन सी नाड़ी कैसे वर्क करती है, हृदय की गति क्या है, हृदय के पार्ट क्या है। क्योंकि योगा इज ए साइंस नाउ, इसको योगा साइंस भी कहते हैं कई कोर्स में। तो ये कहना कि योग एक बाबा और एक वो करते हैं, वो कंसेप्ट चला गया है। प्लीज आप योग के महत्व को जानें और इसको पढ़ें और सीखें और इसको अपने जीवन में अपनाएं ताकि हम हमेशा स्वस्थ रह सकें। जैसे कोई बाइक है और उसको आप ऐसी पड़े हुए छोड़ देंगे, उसमें केवल तेल डालते रहेंगे, मतलब खाना खिलाते रहेंगे, तो क्या वो सही चलेगी? नहीं, वो बिगड़ जाएगी। उसको थोड़ा साफ सफाई, उसके टायर में हवा वगैरह हम उसको देते रहते हैं, मेंटेनेंस। उसी तरीके से शरीर है, इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा रिलैक्सेशन, सब कुछ देंगे तभी शरीर चल पाएगा। ज्यादा आगे तो दबाव में लेके आएंगे तो वो दबाव में हम रह जाएंगे।
तो हमें अपने ये योग जो है हमारे इमोशन, भावनाओं और तमाम चीजों को भी कंट्रोल करने में पूरा सहयोगी है। तो योग का मैं जितना महत्व बताऊं, जितना बखान बताऊं, बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन अगर आप इसको अपनाएंगे तो सबके अपने अपने अनुभव होंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप योग को धारण करें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और योग जब आप स्टार्ट करें तो मैं आपको बता दूं कि योग करने से पहले जो है, ठीक है, आप सुबह में करें और शाम में करें। और योग करने से पहले मतलब अगर खाना खाना है तो 4 घंटा पहले खा लें, मतलब 4 घंटे का गैप आपके भोजन में होना चाहिए। और योग करते वक्त सफेद वस्त्र या कोई भी ढीला कपड़ा, जैसे मैंने ये पहना, देखिए कितना ढीला है, इस तरह के कपड़े पहने ताकि पूरी बॉडी जो है खुल सके इस तरीके से। और शुद्ध हवा की वातावरण में, जैसे गार्डन, पार्क, टेरेस या घर में भी कर रहे हैं तो खिड़की दरवाजे खोल के इसका अभ्यास करें। और जब आप अभ्यास करना स्टार्ट करें तो मेरी गुजारिश है कि किसी अच्छे योगा ट्रेनर, गुरु से मार्गदर्शन लेके स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी या समस्या है तो उसमें वो आपकी हेल्प करेंगे, नहीं तो इसका आपको नुकसान, खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। क्योंकि योग में हर चीज का वर्णन किया गया है कि कब आसन करना है, नहीं करना है, कौन सा करना है, नहीं करना है, ठीक है, किस पेशेंट को करना है, नहीं करना है, तो उसके अनुकूल ही आप करें तो इसका फायदा रहेगा। तो ये थी कुछ योग के बारे में, कुछ मेरे जीवन के बारे में और योग के प्राचीन सभ्यता के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री जी की कोशिश और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये जो पूरा योग उत्सव चल रहा है, ये इसके बारे में मैंने बताया। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बस मैं एक मंत्र के साथ जो है अपनी बात को जो है खत्म करना चाहूंगा। आप सब भी जहां बैठे हो आंखें बंद करके बस इस मंत्र को सुन लीजिएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करता हूँ सभी व्यूअर्स को मेरी बातें समझ में आई होंगी और नेक्स्ट टाइम आप लोग से कोशिश करेंगे ज्ञान इंस्टीट्यूट की तरफ से, डॉक्टर हरीश सर की तरफ से, कि आप लोगों को पर्सनली एक दिन मिलकर योग को सिखाया जाए। ये तो बताया गया है, जब आप सीखेंगे तो आपको और मजा आएगा और आनंद आएगा जब आप हमारी टीम के साथ कीजिएगा। खुद मैं पेशे से वकील हूँ, लेकिन योग जो है, योग को मैं इतना प्यार करता हूँ और जो पूरा विश्व योग को प्यार करता है, मैं चाहता हूँ आप भी योग को इस तरह से प्यार करें। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट का और माननीय डॉक्टर हरीश भारद्वाज जी का मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू तेजस्वी। और ये हमारा सौभाग्य रहा कि आज विश्व युवा दिवस के मौके पर हम, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर हम विश्व योग गुरु के साथ में हैं। और एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी जो बेसिक, यानी कि हम जो बोलते हैं ना, आवश्यकताएं जो होती हैं, उन पर जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, हम उसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। ये आज की सबसे बड़ी विडंबना हो गई है। और मैं एक बात बताता हूँ, मुझे जो सबसे खूबसूरत पल था आज का, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी तेजस्वी ने बताया कि विचार, आहार और व्यवहार, ये बहुत खूबसूरत बात है कि ये भी योग है। अगर आप अच्छे विचार रखेंगे, आपका व्यवहार अच्छा होगा और आहार अच्छा होगा। मतलब हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो वेद हैं और हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, हम एक बात सभी में कॉमन देखते हैं और वो ये होती है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। यानी कि हम क्या खा रहे हैं इस पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमारी जीवन शैली पर जो खाने का इफेक्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है। दूसरी बात, हमारे विचार कैसे हैं। अगर आप अपने विचार को अच्छा रखेंगे तो ये भी योग है। आप व्यवहार कैसे कर रहे हैं, ये भी योगा है। योगा का मतलब केवल यही नहीं होता कि हमने अनुलोम विलोम कर लिया या जितने भी योगा होते हैं हमने बस योगासन कर लिया, यही है।
तो बहुत ही खूबसूरत बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी, हालांकि सभी बात अच्छी हैं और किसी भी बात को मैं ये नहीं कह सकता कि ये इससे अच्छी है, एक दूसरे से सभी बातें जो तेजस्वी ने हमारे सामने रखी थी बहुत ही खूबसूरत बातें थी। और जो इसमें साथ तक बने रहे, निसंदेह वो ये दिखाता है कि वो सीखना चाहते हैं। जब तक आप एक अच्छे लिसनर नहीं होंगे, जब तक आप सुनने वाले अच्छे नहीं होंगे, तब तक आप सीख नहीं सकते, क्योंकि सुनोगे तभी पता चलेगा कि क्या चीज है, और सुनना भी है और पूरा भी सुनना है। एक एक बात मैं साथ में और जोड़ देता हूं, अज्ञानता एक अलग चीज है, लेकिन अधूरा ज्ञान अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप वास्तव में पूरी बात सुनेंगे तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। और आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर मैं सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों को और जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी लोग हैं, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सभी लोग स्वस्थ रहें। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर एक संकल्प लें, विचार, आहार और व्यवहार कम से कम ये तो आप टॉप लेवल पर रखें। अच्छे विचार दिमाग में लाएं, अच्छा व्यवहार करें और अच्छा खाना खाएं, ठीक है, अच्छा आहार रखें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर हरीश भारद्वाज आप सबको शुभ रात्रि।